बाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं फटाफट से आगे और बात उस फर्जी झड़प की करते हैं जो साल 2020 की सबसे बड़ी खबर की तौर पर सामने आया, क्योंकि 5 अगस्त के बाद लगातार इंतजामिया की तरफ से ये वादे किए गए थे कि इंसानी हकूक की पामालियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर अमशीपोरा शुपियां फर्जी मुकाबला भी सामने आया था, जिसके बाद एश्योरेंस की गई थी कि अगर साबित हुआ कि 3 नौजवान जो मारे गए थे और फौज के हिसाब से तीनों मिलिटेंट थे, अगर यह साबित हुआ कि सिविलियन है तो कार्रवाई होगी। उसमें बड़ी पेशरफ्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब हो रही है। और बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि आर्मी कैप्टन और दो दीगर लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया पुलिस ने। फौज ने पहले ही तहकीकात मुकम्मल की थी, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई भी आगे बढ़ी है। एसआईटी जो तश्कील दी गई थी उसने अपनी रिपोर्ट बनाकर 300 सफात पर मुश्तमिल चालान शोपियां में डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज के सामने पेश कर दिया है। एक आर्मी कैप्टन 62 आरआर का और उसके साथ साथ 2 लोग जो एक शोपियां से एक पुलवामा से जिनका ताल्लुक है, इन तीनों के नाम चालान में ये जो पूरा पेपर 300 सफात पर मुश्तमिल चालान कोर्ट के सामने पेश किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पुलिस ने रखा और वजाहत हुसैन जो इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे, एसआईटी उनकी निगरानी में क़यादत में काम कर रही थी, वो राजौरी भी गए थे, नवाहिकीन से मुलाकात हुई थी, सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद वो इस तहकीकात को आगे बढ़ा रहे थे। 18 जुलाई 2020 को एनकाउंटर हुआ था और अब साल के आखिरी लम्हात में जाकर इसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक आर्मी कैप्टन का चालान में नाम सामने आया और दूसरी तरफ 2 और लोगों के नाम भी पुलिस ने जज के सामने चालान के जरिए रख दिया। अमशीपोरा शुपियां जाली मुकाबला, कप्तान और 2 फौजी मुआविनीन के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। फर्जी जुर्म आयद करने की पहली समात 31 दिसंबर को होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रही है कि अब पहली समात जो है वो 31 दिसंबर को होगी। लेकिन ये जो 300 सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट है उसमें मर्डर, अबडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये 3 बड़े पहलू हैं जो रखे गए हैं कि एक कत्ल किया गया, उसके अगवाकारी का मामला है और जो शवाहिद है उन्हें मिटाने की कोशिश की गई है। बड़े चार्जशीट के अंदर ये 3 बड़े पहलू है जो बताए गए। वेपन ऑफ ऑफेंस जो है यानी जिस हथियार से मारा गया है वो भी पुलिस के पास आ चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर CFSL चंडीगढ़ को वो वेपन जो है वो भेज दिया गया, आर्मी से उसे सीज किया गया था। ताहम जहां पर इस वक्त जो बड़ी खबर है कि मोमिनीन जो कैप्टन के साथ यानी आर्मी के साथ जिन लोगों ने काम किया था, सिविलियंस ने काम किया था, जिनकी निशानदेही पर यह पूरा एनकाउंटर किया गया था, उनकी गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं। ताहम आर्मी कैप्टन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा है और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बिना पर फिलहाल आर्मी के बड़े अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती है, जिसमें मरकजी वजारत दाखिला की जब तक पहल नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि प्रिंसिपल सेशन जज की अदालत में चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया। रजौरी के 3 नौजवान इम्तियाज अहमद, मोहम्मद अबरार और दूसरे अबरार की हलाकतें हुई थी। कोटरंगा रजौरी का यह मामला था। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके घर तक पहुंचे थे जब ये तस्दीक हो गई थी कि तीनों नौजवान जो थे वो बेगुनाह थे, सिविलियन थे और फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी आर्मी की तरफ से, एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया पुलिस की तरफ से और एसआईटी ने अपनी पहली तफसीली रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो रख दी गई है और इस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आर्म फोर्स स्पेशल ऑफ पावर एक्ट के इतलाक के साथ जो इस वक्त रियासत के अंदर है, साबिका रियासत के अंदर भी था और मौजूदा यूनियन टेरिटरी के अंदर भी इसका इतलाक है, तो अब आगे ये केस कौन सा रुख ले सकता है। फिलहाल बड़ी खबर कि पुलिस एसआईटी की तरफ से 300 सफात पर मुश्तमिल जो है वो रिपोर्ट फर्जी जुर्म जो है वो दायर कर दी गई है और पहली समात जो है वो 31 दिसंबर को रखने का फैसला लिया गया है अदालत की तरफ से। लेकिन सबकी नजरें आर्मी पर लगी हैं कि आर्मी अब आगे क्या कुछ करेगी और किस तरीके से इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो खुद कोटरंगा तक चले गए थे, पैदल गए थे और ये तस्वीरें उसी दिन की है जब वो उनके घर मिलने गए थे, तो उस दिन उन्होंने एश्योर किया था कि आर्मी हो या सिविल अथॉरिटीज
जो भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई की शुरुआत हो गई है, देखना होगा कि आर्मी की तरफ से इसके बाद क्या कुछ सामने रखा जा सकता है। तो बड़ी खबर हमने आपके सामने रख दी कि अमशीपोरा फर्जी एनकाउंटर में फिलहाल अब सबकी नजरें अदालत पर है, जहां पर 31 दिसंबर को समाअत पहली होनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात जरा जब शोपियां की हो रही थी तो साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर्स किस तरीके से परेशान है। एक बड़ा तबका जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आला तालीम याफ्ता नौजवान है, डॉक्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक जो डेंटिस्ट हैं वो एक बड़ी तादाद में किस तरीके से बेरोजगार हो रहे हैं। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी 2014 से अब तक फाइलें इल्तवा में पड़ी हैं। 5000 से जायद तस्लीम शुदा डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगार बैठे हैं। डेंटिस्ट की एक बड़ी तादाद। साल 2008 से यह पूरा मामला चल रहा, उस वक्त इस मामले ने सुर्खियां इसलिए बटोरी थी कि एक बड़ी तादाद थी जो डिग्रीज हासिल करके जो जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीएस मुकम्मल करने के बाद इस इंतजार में थे कि जो साबिका सरकारें थी या मौजूदा निजाम है इसमें उन्हें कहीं एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन आज डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत को भी बालाए ताक रखने के बाद यह पता चला कि 2014 से जो फाइलें जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची थी, जो मुतलका हुकाम तक पहुंची थी, गाइडलाइन सेंटर्स की तरफ से दी गई, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर डेंटिस्ट के साथ क्या हुआ वो आज 2020 ये भी बताता है कि 5000 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज भी पढ़े लिखे हैं, बीडीएस हैं, डिग्रीज कंप्लीट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों डॉक्टर्स 2008 से लगातार रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। लास्ट रिक्रूटमेंट जो दांत के डॉक्टरों की होनी थी, डेंटिस्ट की होनी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो 2008 में हुई है और 2008 से लगातार एश्योरेंसेस मिली है, लेकिन कभी भी फाइल को प्रोसेस नहीं किया गया। और 2014 से लगातार सिविल सेक्रेटरीट जो वहाँ पर सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं और ये बात कही जाती है कि जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टेक्निकल हैंड्स हैं, उन्हें टॉप प्रायोरिटी पर नौकरियां दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है आपके सामने। 2014 से लगातार मामला जो है वो इल्तिवा में पड़ा है और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिशात को भी बालाए ताक जो है वो रखा जा रहा है, क्योंकि 10,000 के मुकाबले में एक डॉक्टर की जरूरत है। हमारे पास है क्या, थोड़ी देर में आपके पास तफसील के साथ आएंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इम्तियाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। डेंटिस्ट एसोसिएशन के सदर इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, बड़ा मामला है जब जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करते हैं, शोबा तिब की बात करें और उसमें जब इस शोबे की हम बात करें, दांतों की बात करें, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है, एक बड़ा सेक्शन है इसका और एंटायर हम देख रहे हैं कि हर अस्पताल के अंदर इसका यूनिट है। क्या वाकई तौर पर जो लवाजमात होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं है, या जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत हैं उन्हें पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आप लोगों का जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। सर 2008 से लेके नॉट ए सिंगल पोस्ट हैज बीन एडवर्टाइज्ड इन डेंटिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सर उसके बाद 2014 में हमारी फाइल तो बनी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट तो जाती है, लेकिन हमेशा बजट का इशू रहता है जिसकी वजह से हमारी फाइल हमेशा रिजेक्ट होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। सर अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज नॉर्म्स, वहां पे बोला जाता है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड 1 डेंटल सर्जन फॉर एवरी 10,000 पीपल। सर अगर हम J&K की बात करेंगे, यहाँ पे 1 करोड़ एंड 35 लाख की पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ऑन रिकॉर्ड्स कितने डेंटल सर्जन हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं एज PSC, तो वहां पे ओनली 590 डेंटल सर्जन जो पूरे J&K 1 करोड़ एंड 35 लाख पीपल को सर्व कर रहे हैं। सर 12 सालों की जो गैप है, सर अगर आप सेंसस की बात करें जो मैं भी बात कर रहा हूँ 1 करोड़ एंड 35 लाख, तो उस हिसाब से DCI के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से 10,000 डेंटल सर्जन, 10,000 लोगों को अगर एक डेंटल सर्जन प्रोवाइड करेंगे तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को चाहे 1300 डेंटल सर्जन को इनको जॉब देनी है, जबकि ओनली ऑन रिकॉर्ड है 600 डेंटल सर्जन। हमारी जो फाइल है जो सेक्रेटरीट में इस वक्त धूल चाट रही है। एक चीज आपका मानना कि हमारी रियासत के अंदर सिर्फ 600 डेंटल सर्जन इस वक्त सरकार के पास है? जी 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 सर, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो ओनली 590 और जो हमारे पास होने चाहिए वो होने चाहिए 1600 के करीब, 1350 डेंटल सर्जन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेशियो। अगर ये रेशियो को
मेंटेन करेंगे, लेकिन इन्होंने दिया कितने लोगों को? ये 25 से 30 हजार लोगों को एक डेंटल सर्जन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा हम जी। अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं ये क्यों। अगर आप वेटरनरी सर्जन की बात करेंगे, BUMS की बात करें, वहां तो रिक्रूटमेंट हो रही है यार, हर 2 साल हर 3 साल के बाद रिक्रूटमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गैप लगी है, 12 सालों की गैप लगी। सर अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, UT की बात करेंगे, 3 डेंटल कॉलेजेस हैं। एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर शीरीन बाग, जहां से पहले इंटेक कैपेसिटी 20 थी, इंटेक कैपेसिटी एट UGC तो फिर उन्होंने 50 बना दी, उसके बाद 70 फिर 100। तो 3 डेंटल कॉलेज से पास आउट करके 300 डेंटल सर्जन हर साल निकल के आते हैं जी। तो बाहर से भी पढ़ के आते हैं 100 डेंटल सर्जन। ये टोटल बना के 400 डेंटल सर्जन हर साल पढ़ के आते हैं। लेकिन आगे जाके फ्यूचर क्या है इनका? डार्क, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमने जब कंसर्न अथॉरिटी से बात की, चाहे वो श्री अटल डुल्लू जी साहब है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट, जब मैंने पर्सनली उनसे बहुत बार, एक बार नहीं 50 बार मैं उनसे मिला हूँ सेक्रेटरीट में, उनका एक लैम एक्सक्यूज रहता है कि वो हमेशा बोलते हैं हाँ हमें रिक्रूटमेंट की जरूरत है, डेंटल सर्जन की नीड है, फाइल बनी है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले इसको अप्रूव नहीं करते। सर ये कौन सा लैम एक्सक्यूज है? 12 सालों के बाद भी अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो क्या जरूरत है डेंटल सर्जन में UGC और टाल बिल्डिंग्स बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत है? और दूसरी मेरी बात यह है कि डेंटिस्ट्री का जो बजट आता है हर साल वो कहां जाता है, किस चीज में लगता है? जब रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, एक डेंटल सर्जन को ये जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं, लोगों को बिना डेंटल ओरल हेल्थ अवेयरनेस लोगों के पास है, लेकिन डेंटल सर्जन उनके पास नहीं है। हाँ क्वालिफाइड ट्रेन डेंटल सर्जन है, 5,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, डेंटल ग्रेजुएट्स जी। लोगों ने MDS भी किया है। BDS करने के बाद एक टफेस्ट एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो जो नीट एट प्रेजेंटली कंडक्ट करता है, वहां से MDS भी लोग करके आते हैं, लेकिन उनके पास भी जॉब नहीं। दूसरी बात सर ये है कि अगर हम क्रैकरी की बात करेंगे, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट की हम बात करेंगे, डेंटल असिस्टेंट का काम क्या है? मदद करना एक डेंटल सर्जन को गवर्नमेंट सेक्टर में। ये डेंटल टेक्नीशियन यहाँ पे क्लिनिक चलाते हैं, क्रैकरी हो रही है। सर एक ट्रेंड डेंटल सर्जन को गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड करती है, डेंटल टेक्नीशियन जो अनऑथराइज्ड क्लिनिक्स यहाँ पे चलाते हैं, सर गवर्नमेंट क्या कर रही है? बड़ा सवाल आपने उठाया है डॉक्टर इम्तियाज, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने, हमारे साथ बात करने के लिए। और आपकी तरफ से जो बात सामने रखी गई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओरल के मामले पर यानी दांतों के ऊपर हमारी कितनी तवज्जो है। और मरकज़ से लेकर रियासत तक हमेशा ये कहा जा रहा था और आज भी ये दावे किए जा रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर नौकरियां दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऐसा है, दांतों का डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर साल 2008 के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है और साल 2014 से जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास फाइल पेंडिंग है और कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पोस्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो बड़ा सवाल ये कि किस तरीके से निज़ाम सेहत मजीद बेहतर हो सकता है। चाहे कोई भी शोबा हो, हर शोबे की ज़रूरत होती है, जितनी हार्ट की इमरजेंसी है उतनी दांत की भी है, उतनी हड्डियों की भी है। तो हर एक चीज़ को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन यहाँ पर शायद सरकार की नींद नहीं टूट रही है। 2008 से 2014 तक का सफ़र और 2014 से 2020 तक का सफ़र जो है ये एक लंबी कहानी। और हर साल कितने बच्चे पढ़कर आते हैं वो भी आपने सुना, बाहर से कितने आते हैं वो भी आपने सुना, और किस तरीके से वो अब प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे और कितना प्राइवेट सेक्टर हमारे पास है वो भी सबके सामने। तो ये एक बड़ा फिगर है जो आपके सामने हमने रख दिया। एक छोटी सी खबर है लेकिन बड़ी अहम खबर है, इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस बड़े मसले की ओर देखे। और ये जो पैसों का मामला हमेशा सामने आ रहा है कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है, शायद इस बार बजट भी मिले और हालात भी बेहतर हो। और हालात बेहतर करने के लिए कल एक और बड़ी खबर भी आपके सामने हम रखते चले, बैक टू बैक। ये बड़ी अहम खबर है जहां हम आपको ये बता रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी जम्मू कश्मीर के अंदर है, डेंटल सर्जनों की कमी है। वहीं पर हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान भी कर दिया गया है और कल खुद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह भी किया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर मरकजी मुआवनत वाली आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सेहत स्कीम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया गया। वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह किया और रिवायती फिल्म में खिताब भी जम्मू कश्मीर के अवाम से किया। साथ ही वज़ीर दाखिला भी इस तकरीब का हिस्सा थे। ऑनलाइन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की असूलियाबियां भी गिनवाई।
सरकार के सामने अपनी बात रखी। जिस मिशन के साथ वो कश्मीर गए थे वो भी कल अपने खिताब के दौरान बार बार जिक्र किया। वज़ीर दाखिला ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कि पिछले 6 बरस जम्मू कश्मीर के लिए पुरअमन रहे। तामीर और तरक्की का जो मिशन था उस रास्ते पर जम्मू कश्मीर गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस वक्त जम्मू कश्मीर गुज़श्ता बरसों के मुकाबले बेहतर हालात के साथ और बेहतर तामीर और तरक्की के बेहतर पॉइंट्स के साथ, अच्छे आदाद-ओ-शुमार के साथ बाकी रियासतों के मुकाबले यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर सही जा रही है। और यही वजह थी कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला लिया गया और पॉलिसी जो सरकार की थी वो वाज़ेह और क्लियर थी, जिसका मकसद ये था कि जिसका जिक्र कल बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म भी कर रहे थे। और ये वो पहली तस्वीर थी जिस वक्त वज़ीर आज़म सबसे पहले देखे गए कश्मीरी फेरन में। कल वो रिवायती अंदाज में बैठे हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर अवाम से खिताब भी किया। और इस फेरन के बारे में जो बावसूख ज़राअ से हमें मालूम पड़ा है वो श्रीनगर से बाज़ाब्ता तौर पर गिफ्ट एक ताजिर की तरफ से किया गया था जो वज़ीर आज़म को बेचा गया था। और बाज़ाब्ता तौर पर यही फेरन पहनकर कल वज़ीर आज़म ने यह बात जो है वो सामने रखी थी। बहरहाल 21 लाख ख़ानदानों को 1 करोड़ का फ़ायदा मिलेगा, पूरे मुल्क के किसी भी अस्पताल में इलाज किया जा सकता है, ये कल बात सामने रखी गई है। लेकिन इसके बाद जब ये बातें सामने रखी गई उसके बाद तरह तरह की चिमेगोइयाँ भी हुई है और कहा गया है कि इंश्योरेंस के बहाने पर अब कुछ मखसूस कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। और एक बार फिर एक बड़ा मजाक जो है वो किया गया है, कुछ नुकात का, कुछ तनकीद निगारों का ये भी मानना है। लेकिन बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि वज़ीर दाखिला साहब का ये बात कहना कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल भी पुरअमन है और लगातार तब्दीलियां जो वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही हैं। अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट यानी जो ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट है, जो अभी तक पूरे तकमील तक नहीं पहुंचे थे, उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाया गया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों का बराह रास्त इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सिनेरियो में नुमाया बेहतरी आई है। कल बड़ा दावा जो है वो दाखिला वजीर अमित शाह की तरफ से इसी के बाद इस बयान में जो है वो दिया गया है। इसलिए ये बड़ी बात कि जहां वजीर आज़म साहब अपनी बात कह रहे थे, रेल प्रोजेक्ट को आइंदा 2 साल के अंदर मुकम्मल करने की बात हो रही थी, वहीं पर वजीर दाखिला ने यह बात भी साफ कर दी कि पिछले 6 साल वजीर आज़म के दौरे इख्तिदार के जब आप जम्मू कश्मीर के एतबार से देखेंगे तो साल 2090 के मुकाबले में ये 6 साल आपको पुरअमन नजर आएंगे। और पिछले 8 महीनों के अंदर जिस तरीके से लगातार तब्दीलियां हुई हैं, एक जमहूरी निज़ाम और मजबूत हुआ है, इसका भी हवाला जो है वो कल दिया गया है। बढ़ते हैं जरा आगे, बात जमहूरियत की हो रही है और जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने की हो रही है। लेकिन सवाल उठाए कल उमर अब्दुल्ला ने और कहा गया कि जिस तरीके से जमहूरियत का खून किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, शायद इससे आने वाले दिनों के अंदर हालात बेहतर नहीं होंगे क्योंकि अवाम का भरोसा जमहूरियत से उठ जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर बड़ा इल्जाम कि उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए जहां मजबूर किया जाता है, वहीं पर सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान का इस्तेमाल करके इस तरह की सरगर्मियां इस वक्त हो रही हैं। मुंतखबा डीडीसी नुमाइंदे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से या इत्तेहाद से वाबस्ता थे, जिन्होंने चुनाव जीता, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में उन्हें शामिल करने पर मजबूर किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का इल्जाम यह भी कि इसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया का भी इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ काउंसिल्स बनाने की तैयारियां जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं, किस इलाके के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसको कुर्सी मिलेगी, इन सब के बीच में एक बड़ा इल्जाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर कल उमर अब्दुल्ला की तरफ से, और इसके लिए कुछ सबूत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिकॉर्डिंग के तौर पर उन्होंने पेश किए और ये बताया कि किस तरीके से दूर दराज इलाकों के अंदर या साउथ कश्मीर के अंदर जो शुरुआती दौर में रिपोर्ट सामने आई थी कि कुछ लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव जीत कर आए उन्हें दूसरी पार्टी में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा। और इसी इल्जाम के साथ कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सबूत पेश करते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर यह इल्जाम आयद किया कि अगर डीडीसी इंतखाबात पुरअमन तरीके से इख्ताम हुए, नताइज सामने आए, इसे जमहूरियत की जीत करार दिया जा रहा है। लेकिन यही निज़ाम मरकजी सरकार या जम्मू कश्मीर इंतजामिया इसी निज़ाम के बीच जमहूरियत का इस वक्त कत्ल कर रही है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान और बड़ा इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया और शुपियां की मिसाल देते हुए कहा गया कि एक नौ मुंतखबा
डीडीसी उम्मीदवार जो थी जिसका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से था, उसको किस तरीके से ज़बरदस्ती अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवाया गया और उसे ये कहा गया कि उसके भाई की जो गिरफ्तारी है, उसके अली खाना की जो गिरफ्तारी हुई है, अगर उसने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया तो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी रिहाई भी होगी। उसके बाद एक ऑडियो क्लिप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाई गई। कोशिश हम कर रहे हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से भी जो इसका जवाब जो है वो दिया जाए, लेकिन कोशिश कितनी कामयाब होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कल से लगातार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मुख्तलिफ लीडरों से राब्ता किया जा रहा है, जिनसे ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उमर अब्दुल्ला की तरफ से लगाए गए इल्जामात का जवाब वो किस तरीके से देंगे और क्या कुछ उनके पास कहने के लिए है। लेकिन शायद अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा है। हाँ के बीच अब शायद ना ही दिखेगी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त सईद तजम्मुल भी ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। तजम्मुल, उमर अब्दुल्ला ने एक नई गर्माहट इस पूरे इंतखाबात के दौरान पैदा की है। पिछले कई दिनों से खामोश, अचानक सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धमाका खेज मवाद सामने रखा। कहा कि किस तरीके से दोस्त दबाव के बीच पार्टियां बदलवाने और पार्टियां बदलाने का सिलसिला जारी है और यह जमहूरियत का सरेआम कत्ल है। एक तरफ से यह इल्जाम है और दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ की कोई बात ही नहीं है कानून के अंदर, और जिस कानून के तहत चुनाव मुकम्मल हुए हैं उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लग ही नहीं सकता है। किस तरीके से बातों को देखेंगे और अपनी पार्टी की कल से लगातार खामोशी क्या कुछ बयान कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। आज ठीक 1:30 बजे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी न सिर्फ जराए इब्लाग से मुखातिब होंगे अपनी रिहाइशगाह पर, बल्कि अपनी पार्टी की इंतहाई अहम मीटिंग आज 1:30 बजे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास जो है वो श्रीनगर शेखबाग में उनकी रिहाइशगाह पे मुनक्किद होगा। और इससे कबल भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम 11:30 बजे टैगोर हॉल श्रीनगर में होगा। यानी बात साफ है कि लीडरान से आज पूछने का वक्त है। बीजेपी पे भी आरोप उमर अब्दुल्ला ने लगाया कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है एक मुनफरिद पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, एक इंडिविजुअल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला कल अपने रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो गवर्नर साहब, हमारे करियर के दौरान हमने पहली बार देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी परेशानियों से अब जूझ रही है और बहुत कम वक्त पे हमने बोला होगा या देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन, एंटी डिफेक्शन लॉ और बाकी कवानीन की बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कल साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में एक मखसूस पार्टी को सपोर्ट फराहम करने के बाद जिस वक्त साउथ कश्मीर के शोपियान इलाके में ही क्यों और उनके इंतहाई अहम 2 लीडरान की गिरफ्तारी, उससे कबल हिलाल अकबर लोन की गिरफ्तारी और उसके बाद शौकत गनाई और शबीर अहमद कुले की गिरफ्तारी के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन्होंने मन बना रखा है कि जम्मू कश्मीर में अब शोपियान का जो इलाका है, क्योंकि वहां पर पार्टी के सीनियर कायद अपनी पार्टी के जो कि पीडीपी के दौर में एमएलसी रहे हैं और इंतहाई नजदीक मुफ्ती मोहम्मद सईद के लीडरान में शुमार किए जाते हैं, वहां पर कुछ माहौल इस तरह से पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन तुरंत इसके बाद गुलाम हसन मीर जो कि पार्टी के नायब सदर है, तो उन्होंने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, सईद तजम्मुल, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ जफर मनाज साहब इस वक्त बराह रास्त फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मनाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जफर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और जम्मू कश्मीर की आवाम जरूर आज सुनना चाहेगी कि जो इल्जामात लगातार लगे और महवे डिस्कशन जो है, अपनी पार्टी अपनी जगह, लेकिन शुपियां का इलाका है जिसको ओवरऑल आप चुनाव के दौरान देख रहे थे, वहां से इल्जाम यह है कि फौज और इंतजामिया का इस्तेमाल अपनी पार्टी के हक में किया जा रहा है और अगवाकारियां हो रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब ज्वाइन करवाइए अपनी पार्टी, फिर आपकी रिहाई यहां भी होगी। उमर अब्दुल्ला पहली बार ऑडियो क्लिप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए हैं। गवर्नर साहब जी, मैं कभी भी अपनी सतह से नीचे उतर के बात नहीं करता हूं। जी जी, मुझे उमर साहब का बड़ा एहतराम है, बहुत ही एहतराम है, लेकिन पता नहीं सईद तजम्मुल ने तो इशारों में कुछ और भी कह दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरी है या नहीं, लेकिन एक बात कहूँ कि मैं तंजीम साजी के साथ जुड़ा हूँ। बाकी जहाँ तक इल्जामात का ताल्लुक है, ये देखिए, तो ये कह रहे हैं कि किसी इन्होंने वीडियो क्लिप की है। पहले तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है कि आप किसी आदमी से बात करते हैं तो उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, ये कोई शरीफ लोगों का तरीका तो है नहीं। दूसरी बात है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो मतलब उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन
उनको गिरफ्तार करना, लोगों को छोड़ना पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हम तो ना डीजीपी है, ना एलजी है, ना हम बराह रास्त कहीं गवर्नमेंट में शामिल हैं। तो हम तो ज्यादा इस तरह की बात करना ही बेमाने हैं। दूसरी बात है, जहां तक मुझे लगता है वो जो का वो हस्बैंड है उसने तरदीद की है, और आज मेरे ख्याल में अपनी पार्टी बाज़ाब्ता इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे रही है। उसमें सारा कच्चा जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। एक बात मैं जरूर उमर साहब से कहूंगा, क्या ही अदब के साथ, वो इतना मैं कहूंगा कि कश्मीर की सियासत में जब हम दूसरों पर ये उठाते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि इतनी न पड़ा पाक ये दामन की हकायत, अमन तो जरा देख, जरा वक्त कबा दे। अब मैं माजी में जाऊं तो बहुत सारी बातें मैं कहूंगा, हार्स ट्रेडिंग किसी की, कब की, कैसे की। आपको अभी का याद होगा कि अब बीजेपी को अपने स्टेट मेंबरान की इसलिए पार्टी से एक्सपेल करना पड़ा कि उन्होंने क्रॉसिंग की थी, और ये फ्लोर क्रॉसिंग किसने करवाई थी। इसी तरह बहुत सारी बातें, अब उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। कोई किसी को बांध के नहीं ला सकता है, ना किसी में किसी की ताकत है। अभी आप देखिए, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जिसको अपनी पार्टी ने मेरे ख्याल में उठाया था, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उसको उमर साहब ले गए। तो हमने तो उस पर सीख पा नहीं हुए, या गुप्कार वाले ले गए तो हम उस पर सीख पा नहीं हुए। तो वो भी लोगों को कोशिश कर रहे हैं बनाने की, हम भी अगर अपने हम्बल वे में कर रहे हैं तो, लेकिन ये बीच में दूसरे को कहां से बुला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि जब पार्टी का आर्डर ये कहे कि आपकी रिहाई तभी मुमकिन है, आप फलानी शख्स के पास जाइए, ज्वाइन कीजिए, ये बड़ा अलार्मिंग है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर माजी में कोई गलती हुई है, क्या उसको नजीर बनाकर आगे भी गलतियां की जा सकती है? अगर माजी में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो क्या जफर साहब आप ये बता रहे हैं कि वो सही था इसलिए मैं भी कर रहा हूं? दो सवाल आपने पूछे। पहला सवाल आपने ये कहा कि अगर पार्टी कैडर कहे तो आप तो ये साबित कीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, और अगर ऐसा किसी ने कहा है उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाइए, केस कीजिए। ये आप यूं ही मतलब एक मफरूजा के आप किसी पर इल्जाम लगाते फिरेंगे, उसको उसकी क्या मतलब, उसकी क्या हैसियत है? पहले उसकी आवाज है भी या नहीं है? आप मुझे माफ करना, हमारी एक आदत बन गई है कि मैं कह रहा हूं कि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है आज, इस पर एक बाज़ाब्ता एक कमेटी बिठाइए, तहकीक कीजिए, और मैं चाहता हूं ऐसा होना चाहिए। रह गई आपका दूसरा सवाल कि फांसी की सजा को नजीर नहीं बनाना चाहिए। सीधा हाथ रख करके ये कि क्या कौंसिल के इजलास, ये जो इलेक्शन थे, इन्हें 370 के साथ जोड़कर कॉन्फ्रेंस के नाम पर, रेफरेंडम के नाम पर जोड़कर वोट हासिल करना कौन सी नजीर थी? ये तो 70 साल से हम झूठ पर वोट हासिल करते हैं, लोगों के सेंटीमेंट का इस्तेसाल करते हैं। कब तक हम झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे? वहां भी नजीर की बात क्यों नहीं कहते हैं आप कि लोगों को सच कहिए, आप वोट किस बात के लिए मांग रहे हैं? अगर आप डेवलपमेंट के लिए मांग रहे हैं तो आपने वोट किसका दिया? जफर साहब, मैंने सवाल ना आज वोट का पूछा आपसे, ना कुछ, आप भी वोट मांग रहे थे, वो भी वोट। ये बड़ा सवाल आपने कहा, देखिए माजी में गलतियां हुई हैं तो उसको ध्यान में रखकर अगर हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए सवाल बनाना यहाँ पे। मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर माजी की नजीर यह भी है कि हम झूठ बोलते रहे लोगों से। नहीं, वो तो आप पॉलिटिकली फाइट करते रहे, लेकिन कंफ्यूजन इस वक्त यह है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर लग सकता है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब अगर लग सकता है तो लगाएं, अगर लग सकता है तो लगाएं, अगर लग सकता है तो लगाएं। किसने हाथ पकड़े हैं? अगर कोई गिरफ्तार हुआ है, किसी ने किया है, तो उसमें मेरा क्या हाथ है? मैं तो किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी को, चाहे वो कंडेम करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी जफर मनाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जफर मनाज साहब किस तरीके से बात करते हैं आपके सामने है, क्योंकि मामला शोपियां का था इसलिए ये बात इनसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं आऊंगा आपके पास थोड़ी देर में दोबारा सईद तजम्मुल, क्योंकि मेरे को ब्रेक के लिए यहां पर रुकना, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों के सफर को रखेंगे जी जारी, क्योंकि खबर यह भी है, जैसे तजम्मुल ने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि आज एक के बाद एक इजलास है और उन इजलासों के बीच कोर रेलेवेंस क्या कुछ है उस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।